तीन। नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आप सभी का आत्मनिर्भर भारत संवाद श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस संवाद श्रृंखला में शिक्षा, साहित्य, धर्म और दर्शन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर क्रमशः परिचर्चा करेंगे। हम सभी एक सब व सुसंस्कृत समाज के निर्माण में शिक्षा की भूमिका से अवगत हैं। आज हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर परिचर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन 1968 में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा की। यह नीति राष्ट्रीय एकता, आर्थिक व सांस्कृतिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करती है। इसमें शिक्षण प्रशिक्षण के साथ त्रिभाषा सूत्र की रूपरेखा भी हमारे बीच प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद सन 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा की। इसने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए असमानताओं को दूर करने और शैक्षणिक अवसर को समान करने पर विशेष बल देने की बात की। इसमें सामाजिक एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति, वयस्क शिक्षा, गरीब परिवारों के बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन, नए संस्थानों के विकास की बात की, जिसका संशोधित रूप 1992 में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में 2019 में नई शिक्षा नीति की रूपरेखा हमारे बीच प्रस्तुत की जाती है। स्वतंत्र भारत के तीनों शिक्षा नीतियों को अलग अलग सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया, जिसके केंद्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य शामिल है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका पर परिचर्चा करने के लिए आज हम भारत के सुप्रसिद्ध संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की आचार्य आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता मलिक के पास आए हैं। सबसे पहले तो हम आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता मलिक का आज के संवाद में हार्दिक स्वागत करते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने शिक्षा और शिक्षा संबंधी नीतियों पर परिचर्चा के लिए हमारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। हम सभी इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता मलिक का एक लघु परिचय देना चाहेंगे। आपसे पढ़ते हुए अब तक हमने आपके व्यक्तित्व को जितना जाना है उसे महज कुछ शब्दों में व्यक्त करना संभव तो नहीं है, फिर भी अपने श्रोताओं की जिज्ञासा के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगा। आप हिंदी साहित्य के लगभग सभी विधाओं, कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी आदि पर विशेषज्ञता रखती है, किंतु हिंदी नाटक व रंगमंच विषय पर आपकी विशेषज्ञता सर्वविदित है। आप भारतीय साहित्य के नूतन विमर्शों जैसे साहित्य में विकलांगता विमर्श, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा पर्यावरण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर अपनी स्पष्टवादिता और गहन अध्ययनशीलता के लिए विशेष रूप से पहचानी जाती हैं। यदि मैं बात करूं आपके द्वारा सृजित पुस्तकों की, तो अभी तक आपके द्वारा सृजित पुस्तकों में कहानी संग्रह कहीं अनकही, कविता संग्रह कस्तूरी और नाटक काराकुंती का प्रकाशन हो चुका है। आपके द्वारा रचित नाटक का कमला नेहरू कॉलेज और शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में सफल प्रदर्शन भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त नई रंग चेतना एवं बकरी 2001, स्वतंत्रोत्तर पारंपरिक रंग प्रयोग 2008, हिंदी रंग आंदोलन और हबीब तनवीर 2010, बोध के विविध रंग 2011 और गप का गुलमोहर मनोहर श्याम जोशी 2012 प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियां आपके द्वारा प्रणीत हैं, जिनसे पाठकों को आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सूक्ष्मताओं का परिचय मिलता है। हमारे श्रोताओं को यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि प्रोफेसर मलिक बहुत लंबे समय से 3 ब्रेल पत्रिकाओं का भी निरंतर संपादन कर रही हैं, जिसमें स्पर्श सेतु एक द्वैमासिक हिंदी पत्रिका, द टच एक द्वैमासिक अंग्रेजी पत्रिका और ब्रेल ज्ञानोदय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद मासिक पत्रिका है। आप राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दर्जनों सेमिनार में वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेती रही हैं। आप सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी वर्षों से जुड़ी रही हैं। वर्तमान में आप नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की अध्यक्षा हैं। इसके अतिरिक्त आप वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की महिला समिति की सदस्य हैं। आप एशियन ब्लाइंड यूनियन से भी अपने संगठन के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। आप 2007 से 2013 तक शारीरिक विकलांगता शिक्षक संघ की अध्यक्षा रही हैं।
आपको सामाजिक कार्य व शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए दिसंबर 2015 में राष्ट्रपति पुरस्कार श्रेणी रोल मॉडल से भी सम्मानित किया गया है। हम अपने श्रोताओं को गर्व के साथ यह भी बताना चाहते हैं कि विगत 26 सालों से अध्यापन के दौरान अभी तक 18 शोधार्थी आपके निर्देशन में PhD और 10 शोधार्थी MPhil की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं और वर्तमान में 8 शोधार्थी आपसे निर्देशन प्राप्त कर रहे हैं। अब हम बिना किसी देरी के इस परिचर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि आज़ादी के समय से अभी तक में शिक्षा के स्तर में भारत की जो शिक्षा की स्थिति रही है भारत में, उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ है और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें भी निश्चय ही परिवर्तन हुआ है। लेकिन समय के साथ इस परिवर्तन के बावजूद हम देखते हैं कि समाज में नित्य नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न हमारे बीच सामने उभर कर आ जाता है कि वास्तव में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। और इससे मैं और संक्षिप्त रूप में पूछना चाहूँ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वास्तव में शिक्षा है क्या। तो अब हम अपनी आचार्य महोदय से इस जिज्ञासा पर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम तो शिक्षा क्या है, ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों के जानने की जिज्ञासा करने की बात नहीं है जो पढ़ रहे हैं, बल्कि ये प्रत्येक माता पिता को, प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि शिक्षा है क्या। इसे हम दो संदर्भों में देखेंगे। पहला संदर्भ यह कि हमारी अपनी भारतीय परंपरा में शिक्षा किसे कहा जाता रहा है। आपने अगर कोई भारतीय ग्रंथ पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि भारत में विद्या और पराविद्या दो तरह की शिक्षा मानी जाती थी। विद्या वो जिसके माध्यम से आप आजीविका अर्जित कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। और आज हम जिस आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस शिक्षा पर बात कर रहे हैं, तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि भारत में विद्या आजीविका के साथ आमूल चूल रूप से जुड़ी हुई थी। उसकी जड़ें जीवन में थी, यानी जीवन जिसके ऊपर खड़ा होता है वहाँ वो बीज बोया जाता था, वहाँ वो बीजोपन होता था, जहाँ से जीवन के पूरे वृक्ष को पनपाना है। वो मिट्टी तैयार की जाती थी जिसमें वो बीज पनप सके। संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाकर शिक्षा बना है, यानी शिक्षति इति शिक्षा, यानी जो आपको सिखाता है और जो आपसे सीखने की प्रवृत्ति को बाहर फैलाता है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जो आपके भीतर ज्यादा जा रहा है बाहर के जगत से, और जो आपके भीतर है वर्तमान में, वो बाहर की ओर जा रहा है। यानी दोनों के समुचित संतुलित आदान प्रदान से सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उसे हम शिक्षा कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा तो आज के संदर्भ में हम भूल चुके हैं। हम तो पश्चिम की ओर मुड़ते हैं, जहाँ एजुकेशन शब्द लाया जाता है, जो एजुकेटम से बनता है, जो लैटिन शब्द है मूल रूप में। तो एजुकेशन पूर्ण रूप से हमारी विद्यार्जन की प्रवृत्ति को भी व्याख्यायित नहीं कर सकता। ये वैसे ही है जैसे अंग्रेजी में सूर्य के लिए सिर्फ एक शब्द है सन। आप में से क्या कोई जानता है कि सूर्य के लिए अंग्रेजी का दूसरा कोई पर्यायवाची है? जान नहीं ना? नहीं है ना? तो ऐसे ही एजुकेशन का वहां पर्यायवाची नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा के अनेक पर्यायवाची हैं, शिक्षा के अनेक स्तर हैं। हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा में शिक्षा को पूर्ण रूपेण जीवन के साथ जोड़कर रखा गया है। हम कुछ भी एकांगिता में नहीं सीखते ना समझते। जो कुछ भी सीखते और समझते और अपने बोध का हिस्सा बनाते रहे हैं, वो सर्वांगतः बनाते रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षा जो है
वो सर्वांगतः जीवन यूनिट के साथ, जीवन की इकाई के साथ एकम एक है, वो अलग नहीं है। तो ये तो हुई हमारी शिक्षा के संदर्भ में हमारी भारतीय, हमारी अपनी परंपरा की बात। अगर पश्चिम की बात करूं तो वहाँ प्लेटो का नाम सबसे पहले आता है, आप जानते हैं ना? जी। तो प्लेटो क्या कहता है शिक्षा के बारे में? प्लेटो कहता है, दो पुस्तकें हैं विश्व प्रसिद्ध प्लेटो की, एक द रिपब्लिक और एक द लॉ। जी जी। दोनों को आपने देखा होगा। तो द रिपब्लिक में प्लेटो कहता है कि शिक्षा की सामान्य लोगों को जरूरत नहीं है। शिक्षा की किसको जरूरत है? जो शासन कर रहा है या जो शासन में मदद करते हैं, जो कर्मचारी शासक के आसपास होते हैं उन्हें। द लॉ में वो कहता है कि शिक्षा वो है जो अच्छी आदतें पब्लिक में पैदा कर सके। तो वो अच्छी आदतें कैसे पैदा होती हैं? आप कानून ला दीजिए, आदेश दे दीजिए। राजा का तो आदेश ही कानून होता है ना? राजा ने आदेश दे दिया कि आपको इस समय से इस समय तक ऐसे रहना है या यह करना है, तो निश्चित तौर पर पब्लिक या जनता या प्रजा वही करती है। राजतंत्र था ना? जी। तो वो लॉ हो गया, और जो लॉ हो गया वो नागरिक को करना ही करना है ना? तो हमारे यहाँ इस तरह की शिक्षा की बात नहीं की गई है। दूसरी जो शिक्षा हमारे यहाँ मानी जाती है, जिसको हम पराविद्या कहते हैं, वो आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। आप देखोगे कि आपकी संस्कृति में आध्यात्मिकता की ओर जाने का कोई विशेष प्रयास नहीं होता। आपको जब से आप पैदा होते हैं आपके संस्कार शुरू होते हैं। आप जन्म लेते हैं तो हमारी संस्कृति में संस्कार होता है ना, जन्म का, संस्कार है ना? जी। उसके बाद जैसे आप थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं, आपके संस्कार 16 संस्कार जो आपके जीवन में आते हैं वो क्रमशः आगे बढ़ते हैं। जी। तो इन 16 संस्कारों का मतलब क्या है? कि आपका शिक्षण हो रहा है। जब आपको विद्यालय जाना है तो आपका एक संस्कार हो रहा है ना? जब आपको भोजन करना सीखना है तो आपका एक संस्कार हो रहा है। जब आपको जीवन में उतरना है, जीवन में अपने होने के अर्थ को सिद्ध करना है, तो आपका एक संस्कार हो रहा है। तो ये जो संस्कार होना है, ये स्पिरिचुअलिटी का धीरे धीरे शनै शनै हमारे जीवन में विकास है। और ये विकास हमें पूरी तरह से एक जीवन इकाई के रूप में सुस्थापित करता है। एक यूनिट की जीवन, मतलब जीवन में कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन फिर भी पराविद्या की बात की गई हमारे यहाँ, तो पराविद्या का अभिप्राय क्या है? तो पराविद्या का अभिप्राय है कि जब आप सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम में आते हैं, तो आप पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाते हैं। और जब पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है? कि आप जैसे पानी है ना? तो पानी के कई रूप पहले देखने को मिलते हैं। आपका बर्फ का रूप है एक, जी। तो वो बर्फ भी पूरी तरह से पिघल गई, पानी हो गया। वाष्प का रूप है, वो बादल में जाके पूरी तरह से बरस गया, यानी जल का रूप हो गया, है ना? तो यानी केवल जल रूप आप हो गए हैं, निर्विकार, शांत चित्त, उदार मना, उदात्त मना हो गए हैं। तब आप शिक्षक होते थे और तब आप शिक्षा देने के काबिल होते थे, योग्य होते थे। तो ये हमारे यहाँ रहा है। तो इस तरह से मैं समझती हूँ आपने समझा होगा कि शिक्षा क्या है। इसको लेके कोई प्रश्न है? जी नहीं आचार्य, लेकिन तो इसी के साथ शिक्षा का उद्देश्य, जो आपका उत्तर भाग है प्रश्न का, जी उसका मैं उत्तर देना चाहूंगी। आपने जैसे कहा कि शिक्षा सुसंस्कृत समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है, इसलिए हम सुसंस्कृत समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हम शिक्षा अर्जित करते हैं। यानी शिक्षा एक उपकरण है ना? जी। ये उपकरण की परिभाषा हमारी नहीं है, ये पश्चिम की परिभाषा है। हमारे यहाँ उपकरण नहीं है शिक्षा,
हमारे यहाँ सांस लेना, जैसे आप नहीं पता आप कब सांस ले रहे हैं कब छोड़ रहे हैं, आप क्या ध्यान देते हैं? जी। वैसे ही आपकी बोध का हिस्सा होती है शिक्षा। और हमारे यहाँ प्रारंभ से ही समता मूलक समाज की संरचना हर स्तर पर, हर रूप में रखी गई है। और जब समता मूलक समाज होता है, चारों वर्णों को, आपको चारों वर्ण यानी जो हमारे बनाए गए हैं जानते हैं ना? जी जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चारों वर्ण जब समता मूलक समाज में एक रूप से, एक भाव से, एक स्थिति में सुस्थापित है, तब समता मूलक समाज का निर्माण है, धरती पर है। हम जी चुके हैं ये समाज। और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे समाज के निर्माण के लिए जितने भी प्रयास किए जाएंगे वो व्यर्थ ही जाएंगे, क्योंकि तब आपके बोध का हिस्सा वो चीज नहीं है ना? जब बोध का हिस्सा हो जाता है हमारे, जैसे आप चल रहे हैं तो रास्ता खुरदरा है, आपके पाँव में चुभती है जमीन, तो आप चप्पल पहन लेते हैं, है ना? तो चप्पल आपका हिस्सा बन गई, तो आपने जब जाना है तो चप्पल ही पहननी है, आपने उतारना नहीं है। आपको क्या बताना नहीं पड़ेगा कि ये जमीन आपके पाँव में चुभेगी। जैसे आग जलाती है और आपकी उंगली जल गई पास जाके, नादानी में आपने समझ लिया, वो आपके बोध का हिस्सा हो गई कि आग जलाती है ना? तो आप उसके पास नहीं जाएंगे, बच्चा भी नहीं जाएगा, नादान छोटा सा बच्चा भी, अगर वो एक बार जल गया तो, है ना, दूर से ही देख के उससे दूर रहेगा, तो वो उसके बोध का हिस्सा हो गया। ऐसे ही हमारे भारतीय संदर्भों में, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय परंपरा में समता मूलक समाज का निर्माण नहीं करना पड़ता था, बल्कि हमारा वो हिस्सा था हमारे हर स्तर पर। ठीक है, तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। और शिक्षा का उद्देश्य, हमारे यहाँ कुछ उद्देश्य, देखो जीवन में उद्देश्य हम किसका निश्चित करते हैं? दो तरह के साधन संसाधन होते हैं। एक के माध्यम से आप कुछ पाना चाहते हैं, जैसे मुझे कहीं जाना है तो मैं रेल का टिकट लेती हूँ, है ना, क्योंकि रेल मेरा एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक संसाधन है जो मुझे कहीं पहुंचा देगा, है ना। जो रेल का नहीं ले सकता वो घोड़ा गाड़ी से जा सकता है, बैलगाड़ी से जा सकता है, साइकिल से जा सकता है, कोई भी मीडियम है कहीं पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन पे। तो एक तरह के साधन वो होते हैं जो हमें कहीं पहुंचाते हैं, है ना। एक दूसरे तरह के जिनका कोई उद्देश्य नहीं। अब मैं आपसे पूछूं, आप ये पश्चिम की भाषा में आप बात करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का इतना विस्तृत है, आकाश का उद्देश्य क्या है? आकाश का कोई उद्देश्य है? जहां भी जाओगे आकाश में, कहीं भी आपको एक खला ही नजर आएगी, है ना। आपके ऊपर आकाश ही नजर आएगा, चाहे कितना ऊपर चले जाओ, आप रॉकेट से चांद पर चले जाओ तो भी आपके ऊपर आकाश है। तो आकाश का उद्देश्य क्या है? कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, खुली बाहों से, खुले मन से, है ना, मुट्ठी में भरने की कोशिश करो, पर क्या आप भर सकते हो? नहीं जान सकते ना। लेकिन निर्भ्रांत रूप से आप, चाहे आप कैदी हैं और थोड़े से सुराग से भी आकाश आपको दिख रहा है, तो आप अगर उसको अनुभव में ले आते हैं, उसकी विस्तृति को, उसकी व्याप्ति को, उसके होने को, तो वो आपका उद्देश्य पूछे कोई क्या है तो नहीं कह सकते, आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कुछ उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य वैसे ही जीना है जैसे जीवन है, निर्भ्रांत रूप से, है ना, बिना डगमगाए, बिना उलझे, बिना घिरे, और वो पूर्ण रूपेण आपको आत्म संबल देता है। हम आज सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को नहीं जानते, है ना, क्योंकि वो हमारे बोध का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम बात करते हैं, जैसे बापू ने कहा, क्योंकि बापू की बात मैं विशेष रूप से करना चाहती हूँ। बापू अपनी पूरी परंपरा को जीते थे, अपनी पूरी परंपरा को, है ना। तो बापू कहते हैं, अगर पश्चिम के शब्दों में समझाने के लिए, कि वो 3H है हमारी शिक्षा में। 3H जानते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। 3H का समुचित न्याय संगत समन्वय शिक्षा का उद्देश्य है। यानी अगर उस रूप में समझाया जाए
तो ये 3H अपने आप में इतने बड़े और इतने विस्तृत है कि उनकी एक एक की परिभाषा आप करने बैठे तो आप नहीं कर पाएंगे। 3H क्या है? हेड मस्तिष्क, हैंड यानी श्रम, हार्ट यानी आपकी भाव सत्ता। अब तीनों को आप जितना चाहे व्याख्यायित कर लीजिए, क्या आप कर सकते हैं? कितना ही करते जाएंगे उतना ही उसकी विस्तृति आपके सामने उभरती चली जाएगी, उसकी व्याप्ति आपके सामने उद्घाटित होती चली जाएगी, उसकी गहनता आपके सामने आती चली जाएगी, है ना। तो इन तीनों का समुचित समन्वय शिक्षा का उद्देश्य है। ऐसे ही बापू कहते हैं 3R। 3Rs क्या है? 3Rs ये पश्चिम को समझाने के लिए, जो कहते हैं भारत में कुछ है ही नहीं। दरअसल ये घटना 1931 की है, जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए बापू गए थे। जानते हैं ना आप सभी? जी जी जी, है ना। तो बापू जब गए थे तो उनसे किसी ने कहा, एक अंग्रेजी पत्रकारों ने, कि आप भारतीय शिक्षा के संदर्भ में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि भारत में तो अंग्रेजों ने ही शिक्षा दी है, उससे पहले कोई शिक्षा की परिकल्पना थी ही नहीं। तो बापू ने बहुत शांत चित्त होके कहा कि मैं समझता हूं अगर अंग्रेज भारत ना आए होते तो भारत का बहुत उद्धार होता, क्योंकि तब हमारी अपनी शिक्षा पद्धति चल रही होती। तो उस अंग्रेज ने, पत्रकार ने पूछा कि वो शिक्षा पद्धति क्या थी? तो बापू ने कहा, मैं नहीं जानता अभी अच्छी तरह से कि वो शिक्षा पद्धति क्या थी, पर वो शिक्षा पद्धति नहीं थी, वो जीवन का हिस्सा थी। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, मतलब बापू की बोध में वही चीज थी जो मैं आपको उदाहरण देके समझाना चाहती हूँ। मेरी माँ बता देती थी कि हवा कहाँ से चल रही है, आज बारिश होगी कि नहीं। आपका मौसम विभाग असफल हो सकता है, लेकिन माँ का मौसम विभाग कभी असफल नहीं होता था। माँ देखती थी कि चिड़िया ऐसे मिट्टी में लौट रही है तो इसका मतलब बारिश होगी, या ऐसे पक्षी हरकत कर रहे हैं, माँ कहती थी, तो इसका अभिप्राय है कि आज कोई प्राकृतिक रूप से आपदा आएगी, समुद्र में आएगी कि हवा से आएगी या धरती के भीतर से आएगी। इसका बोध सबके हृदय में रहता था, सबके मस्तिष्क में रहता था, उनके जीवन का हिस्सा था। तो ये शिक्षा थी, शिक्षा का ये उद्देश्य था। ये नहीं कि आपको कुछ भी सवाल पूछा जाए तो आपको किताब खोलनी पड़े, आपको फॉर्मूले रटने पड़े और आप रट रट के जाएं एग्जामिनेशंस में और जाके उल्टी कर दें, जो आपने रटा वो उलट के आ जाए, उसके बाद उसका जीवन में कोई अर्थ ही ना रहे। ये हमारा हिस्सा नहीं था, वो जीवन का हिस्सा था। जो 3Rs की बात बापू करते हैं, अर्थमेटिक्स यानी नंबर्स, गणना, जो हमारे यहाँ ज़बानी सबको याद रहती थी। वैदिक गणित सिखाया जाता था हमारे यहाँ। दूसरा रीडिंग एंड राइटिंग, लिखना और पढ़ना सबको आना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ पूर्ण साक्षरता थी। इस बात की गवाही अंग्रेज स्वयं देते हैं। तो ये शिक्षा का उद्देश्य मेरी दृष्टि में आज भी है और हमारी परंपरा में था। आचार्य, अभी आपने पूरे हमारे भारतवर्ष के प्राचीन जो शिक्षा परंपरा रही उसके बारे में आपने बताया, और मैं जब आप बता रहे थे तो उसी समय मेरे मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये आ गया, जब हमारी इतनी सुदीर्घ परंपरा है तो आज़ादी के 75वें वर्ष में हम अभी प्रवेश करने वाले हैं, इतने ही दिनों में देखें तो 3 शिक्षा नीतियाँ आ गई। तो हमारा अगला जो जिज्ञासा है, हमारी जिज्ञासा है वो ये कि वास्तव में ये जो नई शिक्षा नीतियों को लाया जा रहा है, उन शिक्षा नीतियों को लाने का क्या उद्देश्य है? जैसे अभी हाल में हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति लाई जाती है, तो इसके क्या उद्देश्य हैं? देखो, पहली बात तो एक और प्रश्न जो मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह की शिक्षा नीति से भारत की जो शिक्षा है वो संभव है? कम से कम आत्मनिर्भर भारत की शिक्षा तो नहीं हो सकती ऐसी शिक्षा नीतियों से। एक मतलब बिल्कुल सीधे तौर पर मैं कहूँ, जब हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से 1947 में, तो चाहिए तो ये था कि हम अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति, अपनी प्राचीन जीवन प्रणाली की ओर लौटते, लेकिन हुआ उल्टा। हमने नकल करनी शुरू की, हर चीज़ में नकल करनी शुरू की,
और उस नकल का परिणाम ये हुआ कि शिक्षा के नाम पर उसी दिन से मातृभाषा, उसी दिन से आपकी भाषा। कमाल पाशा का तो आपने उदाहरण सुना होगा ना, जिसने पूछा था कि कितने दिन में टर्की में मतलब आपकी भाषा को लागू करने में जब आज़ाद हुआ कितने दिन लगेंगे, तो सारे जितने अधिकारी बैठे थे, किसी ने कहा कि 1 साल लगेगा, किसी ने कहा 5 साल लगेंगे, किसी ने कहा 10 साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार मैं होमवर्क करने का आपको वक्त देता हूँ, आप जाइए अपने घर में और होमवर्क करके देखिए कि कितना समय लगेगा मातृभाषा को लागू करने में। अगले दिन सब अपना प्लान लेके आ गए और बड़े गर्व के साथ खड़े होकर पढ़ने लगे। किसी ने भी नहीं कहा कि 2 वर्ष से कम लगेगा। कमाल पाशा ने जवाब देते हुए कहा कि कंक्लूजन में, निष्कर्षतः इसी क्षण मातृभाषा हमारी शिक्षा का आधार होगी। इतना समय प्रतीक्षा करने का मेरे पास नहीं है। होना तो ये चाहिए था। हमने प्रोविजन रखा, राष्ट्रभाषा का भी रखा, प्रोविजन रखा राजभाषा का भी रखा, लेकिन अंग्रेजी को साथ में चिपकाए रखा। उस अंग्रेजी को जो हमारी अपनी भाषा के समक्ष बहुत नगण्य है, मतलब कहीं गिनती में आती ही नहीं। आप देखिए, छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मैं कोई अंग्रेजी के विरोध में नहीं हूँ, मैं ये बात तुम्हें बता देना चाहती हूँ। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, विश्व की कोई भी भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन भाषा किस लिए सीखनी चाहिए कि विश्व के उस भाषा को बोलने वाले लोगों से जुड़ने के लिए, उनके साथ संवाद करने के लिए, उनके बोध का हिस्सा बनने और उन्हें अपने बोध का हिस्सा बनाने के लिए, है ना। लेकिन ये तो अहमन्यता की भाषा हो गई। इसमें संबंधों के लिए क्या है, एकमात्र आंटी, किसी कोई भी आपके पास हो, आंटी है और अंकल है, कजन्स है। आपकी भाषा में क्या है, संबंधों के क्या यही बोधक है ना। आपके तो चचेरा, ममेरा, फुफेरा, हर अलग तरह का कजन है। हाँ, उनके यहाँ तो कजन को आप पहचान नहीं सकते कौन कजन है। सब अगर उसके अलावा कोई संबंध व्याख्यायित करते हैं तो ब्रदर इन लॉ, यानी लॉ की बात आ जाती है। लॉ में हमारे यहाँ तो नहीं, संबंधों में लॉ तो हम नहीं लाते, कानून तो नहीं लाते, लेकिन जिस भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए, निजी संबंधों को जीने के लिए भी लॉ की जरूरत पड़ती है, उस भाषा को हम सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। और जो हमारी भाषा अपनी है, जहाँ हमारे संबंध सहज रूप से स्फुरित होते हैं, उठते हैं, बढ़ते हैं और अपना एक मायना रखते हैं, अपना एक अर्थ रखते हैं, हमारे बोध का हिस्सा होते हैं, उन्हें हम तिरस्कृत करने लग गए, है ना। जी आचार्य। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमारी जो शिक्षा नीतियां 3 लाई गई हैं, वो शिक्षा नीतियां आत्मनिर्भर भारत बना सकती हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्वतंत्र भारत में भी बार बार 10, 20, 25 वर्षों के उपरांत आपको शिक्षा नीति बनानी पड़े, ये तो उद्घोषणा पत्र हो गया किसी भी सरकार का। मैं तो ये कहती हूँ कि राजनीति को बदलना पड़ेगा, भारत की राजनीति को बदलना पड़ेगा। क्यों? आप उद्घोषणा पत्र कोई भी दल क्यों लाता है? क्यों नहीं कोई भी आके कहता कि जो संविधान हमने बनाया है, या तो संविधान बदलो, या तो जो संविधान है उस संविधान को हम इंप्लीमेंट करेंगे। जनता का ये अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले, पूरी तरह से मिले जब से बच्चा पैदा होता है, उसको सुरक्षा मिले, पूरी तरह से मिले जब से बच्चा पैदा होता है, उसको जीने का अधिकार पूर्ण रूप से हो, आत्मनिर्भर होने का अधिकार हो, सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो और शुरू से हो। उसके इस अधिकार की रक्षा करने के लिए सरकारें होती हैं। सरकारें उद्घोषणा पत्र लाके अपनी उद्घोषणाओं के माध्यम से चलने के लिए नहीं होती, लेकिन हमने गलत परंपरा का अनुसरण किया है। इसलिए गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी गलती के बाद तीसरी गलती, उसके बाद चौथी गलती, और कोई भी गलती किसी गलती को वेरीफाई नहीं करती है, गलतियों की संख्या को बढ़ाती है। सही करने के लिए तो हमें कुछ कड़े निर्णय लेने ही पड़ेंगे, और जब तक हम कड़े निर्णय नहीं लेंगे तब तक हम आत्मनिर्भर भारत में नहीं प्रवेश कर सकते। और आत्मनिर्भर भारत में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी उसी गुरुकुल पद्धति वाली, जिसका उदाहरण मैकाले देता है, 2 फरवरी 1835 में पार्लियामेंट में खड़े होकर ब्रिटेन की उदाहरण देता है कि भारत में इस समय राजस्व वाले 7,32,000 गांव हैं,
जिनमें 7,32,000 गुरुकुल हैं। आज भी ये 1835 का उदाहरण है। आप कभी भी जाके नेट पे देख लीजिए। अगर यहाँ से नहीं, अगर रिसर्च की प्रवृत्ति आपके भीतर है तो ब्रिटेन में जाइए, वहाँ हंसार्ड जो प्रेस है वहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा जो वहाँ की पार्लियामेंट की सारी बहसें छापती है। और यहाँ भी हमारे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने इस पर काम किया है। आप चाहें तो उनके भाषण भी सुन सकते हैं नेट पर, और आप जान सकते हैं जो पूरी तरह से सत्य के साथ बात करते हैं। तो आचार्य, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग सरकारें अपनी अपनी उद्घोषणा पत्र को हमारे बीच प्रस्तुत करती हैं, तो मेरी एक जिज्ञासा है कि जब हम कोठारी आयोग की सिफारिशों को देखते हैं तो उसमें शिक्षा के बजट को जीडीपी के 6% करने की बात होती है। और अभी जो वर्तमान में हाल में जो नई शिक्षा नीति आई है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शिक्षा के बजट को जीडीपी के 6% करने की बात की जाती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि 2021-22 में भी जो शिक्षा का जो बजट है वह जीडीपी के मात्र 2.1% है। तो हमारी जिज्ञासा ये है कि वास्तव में जब सरकारें इस तरह के उद्घोषणा पत्र बनाती हैं तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाता है? देखो, इस बात को समझने के लिए भी आपको अपनी पूरी परंपरा को समझना पड़ेगा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और जिसका विलियम एडम और मेकॉले ने वहाँ की ब्रिटेन की पार्लियामेंट में खड़े होकर जिसका समर्थन किया था। और उन्होंने कहा था भारत को तबाह करना, अगर गुलाम बनाना चाहते हो तो आपको वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। और आप जानते हो कि उसके बाद संस्कृत पर बैन लगाया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया संस्कृत में शिक्षा देने को। उसके बाद गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया गया, और इस तरह से जो पढ़ते पढ़ाते थे उनके साथ अत्याचार किया गया, उनको जेलों में डाला गया, मारा गया उनको, है ना। तो ये पूरा अत्याचार चला। हम इसका रिसर्च तो नहीं करते हैं ना, अपनी परंपरा में कहाँ पढ़ते हैं। हम तो इतिहास भी वो पढ़ते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है अंग्रेजों की दृष्टि से, बाहर के लोगों की दृष्टि से। हम उसी को सच मान लेते हैं। अपने यहाँ रिसर्च की प्रवृत्ति को हम बढ़ाते नहीं, शोध हमारे यहाँ शून्य है ना। तो जो आप पूछ रहे हो कि ये जो बजट की बात है, हमारे यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था बजट आश्रित कभी नहीं थी, आत्मनिर्भर थी, पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। कि हर एक बच्चे को क्या सिखाया जाता था गुरुकुल में? सबसे पहले लाकर जीवन जीना। कैसे? कि उसको फसल भी उगानी है, क्योंकि कृषि प्रधान व्यवस्था थी पूरी। चाहे वो राजा का बच्चा हो, किसी का भी हो, उसको सूखी लकड़ी भी काट के लानी है, और सूखी लकड़ी कैसे काटनी है पेड़ों से, ये भी समझाया जाता था, है ना। कि किसी हरे भरे पेड़ पे प्रहार नहीं करना है, उसमें जीवन है। हमारी संस्कृति में हम जब बात करते हैं तो हम संवेद, पूरी प्रकृति, पूरी कायनात को एकीकृत करके बात करते हैं, है ना। हम प्रकृति को अलग, जल व्यवस्था को अलग, वायु को अलग, मिट्टी को अलग, इंसान को अलग, और उससे सबका स्वामी बना के मनुष्य को स्थापित नहीं करते हैं। उनके साथ, उनके बीच में, उनके होने से मनुष्य के होने को स्थापित करते हैं। ये सिखाया जाता था। तो वहां पैसा कैसे आता था, आचार्य कैसे करते थे? एक गुरुकुल में 20-20 हजार तक का उदाहरण दिया है विलियम एडम ने, कि 20-20 हजार तक के जो एक आचार्य होते थे, जिसमें 20-20 हजार विद्यार्थी होते थे गुरुकुल में, तो आचार्य जो होते थे उनको कुलपति कहा जाता था। और जो कुलपति होते थे वो कैसे पढ़ाते थे 20-20 हजार विद्यार्थियों को? कि जो पुराने विद्यार्थी हैं उनमें से चुनकर विद्यार्थी नियुक्त किए जाते थे। वो अपने से छोटों को इसी तरह से, उससे छोटे और एकदम आखिरी स्तर तक जाते थे। यानी आचार्य तक पहुंचने के लिए भी आपको काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। और फिर एक समय ऐसा होता था उनके बीच में ही, जैसे छोटे को विद्यार्थी को बड़े विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं, तो एक ऐसा रखा जाता था महीने में, 6 महीने में, जब सीधे आचार्य से मुखातिब हुआ जाता था। तब सीधे आचार्य परीक्षा करता था व्यवहारिक रूप में। हमारी परीक्षा प्रणाली भी ऐसी नहीं थी जैसी ये परीक्षा प्रणाली जिससे हम गुजर रहे हैं, कि आपको 3 घंटे के अंदर आप बता दीजिए कि आपने जीवन भर में क्या सीखा। जी अच्छा। ये हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं थी। वो कुछ काम दिया जाता था, आपको कौशल दिया जाता था। जैसे आप अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आपको कौशल दिया जाता था कि पास में जो नदी है इसके ऊपर पुल बनाने का काम दिया जाता था, कि आप पुल बनाइए। अभी तक भी हमारे पास उदाहरण है इस चीज के,
कि बनाए गए हैं पुल, हमारे गुरुकुल के लोगों ने बनाए हैं। जैसे गांव में अगर बाढ़ आती है, पानी घुस जाता है, तो कैसे, कहाँ से मिट्टी लानी है, कौन से ऊंचे क्षेत्र है, कैसे लानी है और कैसे गांव की जमीन को ऊंचा करना है ना। तो ये व्यवहार का हिस्सा होता था। आज आप एमए कर जाइए, पीएचडी कर जाइए, क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में जो शिक्षा आप पा रहे हैं वो जीवन का हिस्सा है? बहुत रूप में नहीं है, अधिकांशतः नहीं है, मतलब मेरी दृष्टि में नहीं है। मुझे नहीं लगता, आपको लगता है क्यों? क्योंकि आप जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं पर जान कुछ नहीं रहे हैं। जानकारी का अंबार है आपके पास, लेकिन आपके बोध का कुछ हिस्सा नहीं है ना। उसको आपको कोई भी परीक्षा देते हैं तो आपको बार बार रटना पड़ता है, बार बार उसी से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो आपके बोध का हिस्सा नहीं बनती है ना। तो इसलिए ये यही कारण है। तो जो हमारे यहाँ प्रणाली थी वो आत्मनिर्भर थी। पूरे गांव से, राजस्व वाले जो गांव होते थे, जो किसान पैदा कर रहा है वो गुरुकुल में अन्न पहुंचाता था, वो गुड़ और शक्कर भी पहुंचाता था। और ये एक गांव का नहीं, जितने गांव के बच्चे आसपास के जिसके हर खेती से ये एक भाग सुनिश्चित होता था। जो गांव के बढ़ई होते थे, जो कुशल कारीगर होते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी उसके, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जाके सेवाएं देते थे, वो काम करते थे वहां के लिए। और हमारे लिए ये, हमारी ये पद्धति नहीं थी कि हम कुर्सी और मेज पे बैठ गए और पढ़ रहे हैं, बड़े साहबी ठाट वाली ये बात। हम साहब थे लेकिन साहबी ठाट नहीं था हमारा, है ना। हम शहंशाह थे, लेकिन शहंशाह का सिंहासन क्या था? जमीन ही होती थी, जमीन पर बैठ के पढ़ा जाता था। जमीन पर आप एक वस्त्र बिछाएंगे और वहां पर बैठेंगे, और आप पेड़ के नीचे बैठकर भी पढ़ते थे, यानी पेड़ भी आपका हिस्सा है। वहां पर जो पक्षी बोल रहा है वो भी आपकी शिक्षा का हिस्सा है ना। वो भी पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हैं। वो जो फल लग रहा है पेड़ पर, वो भी अगर बीच में गिर जाता है तो कैसे आप अपनी नियंत्रण करते हैं कि उसको ना उठे, उसकी तरफ ना दौड़े, कहीं दूसरा ना उठा ले विद्यार्थी, वो भी आपके जीवन का हिस्सा है। तो आपको कुछ भी एकांकिता से नहीं सिखाया या पढ़ाया जाता था। तो उसके लिए आपको फीस भी नहीं देनी होती थी। अब तो कितनी बड़ी बड़ी फीसें आपको देनी पड़ती, क्योंकि हमने वैसा विधान कर दिया है। तो ये विधान, क्योंकि आपने अनुसरण किसका किया है, आपने पॉलिसीज क्या लागू की है, क्या बनाई है, उसी के आधार पर सारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, सारा ढांचा खड़ा होता है। यही कारण है कि आज का जो ढांचा है उसकी बुनियाद में ही दिक्कत है। रुशन की बात है ना, कहते हैं कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। ये बुनियाद हिले और गिरे और नई बुनियाद का निर्माण हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बुनियाद के बनाने की तरकीबें पूरी तरह से मौजूद है। हमें बस अध्ययन करने की और शोध करने की आवश्यकता है, और उसके अनुसार दृढ़ निश्चय के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, क्रियान्वित करने की जरूरत है। जी आचार्य, आपने जो अभी बात कही कि जो प्राचीन समय में गुरुकुल व्यवस्था थी और वहाँ पर 20-20 हजार विद्यार्थी एक गुरु के अंदर जो है पढ़ रहे थे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस समय, जैसे अभी हम आधुनिक भारत में देखें तो दलित विमर्श जैसे बहुत मतलब अलग अलग तरह के विमर्श हमारे बीच नित आ रहे होते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस समय के जो दलित थे और जो स्त्रियां थी, उनकी शिक्षा किस तरीके से संपन्न कराई जाती थी? क्या उस समय भी इस तरह के भेदभाव प्रचलित थे, जिस तरह के भेदभाव आजकल के किताबों में हमें देखने को मिलते हैं? इसकी क्या सच्चाई? देखो, हमने अपने आप को जाना कैसे, सवाल ये उठता है ना, हमने अपनी परंपरा को कैसे जाना है कि अंग्रेजों ने 1784 में जो बनाया एक विशेष रूप से अध्ययन केंद्र, जिसके माध्यम से भारतीय प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन हो और वो भारत को जान सके, फिर उन्होंने जो बताया उसके माध्यम से आपने जाना है ना। तो अंग्रेजों को बताने वाले भी कोई लोग रहे होंगे, ये मानते हैं ना कि अंग्रेजों को भी तो किसने बताया होगा ये ग्रंथ है, कि ये मनुस्मृति ही सब कुछ है। जबकि हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था थी वो मनुस्मृति आश्रित नहीं थी, याज्ञवल्क्य स्मृति चलती थी। ठीक है, हमारे यहाँ तो जो न्याय होता था वो इस तरह से थी नहीं, न्याय व्यवस्था भी पूरी बेस से शुरू थी। गांव में बहुत, मतलब इतने लोगों को मिला के 5 आप पंच चुनते थे, है ना। तो पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी है ना प्रेमचंद की, जो अपनी परंपरा की ओर आपको मोड़ती है कि अन्याय करना कितना मुश्किल हो जाता है व्यक्ति के लिए, है ना। लेकिन आप आज देखते हो कि सरेआम सुप्रीम कोर्ट से अपराधी छूट जाते हैं,
क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में न्याय दे रहे हैं हमारे माननीय आदरणीय पूजनीय लोग, उनके जीवन का भी वो हिस्सा नहीं है जो हमारे यहाँ अपराध कर रहे हैं। उनके बोध का हिस्सा नहीं है वो, उनके बोध से परे है। वो तथ्यों के आधार पर छांटते हैं। हमारे यहाँ न्याय सत्य के आधार पर दिया जाता है। इस व्यवस्था पूरी पलटी हुई है ना। और जब सत्य के आधार पर दिया जाता है तब छानबीन भी की जाती है। आपने एक और प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, परीक्षा, जिसमें परीक्षा की जाती है ना, कि किसको कौन चयन योग्य है। एक बहुत पुरानी कहानी कही जाती है हमारे यहाँ कि ये लोक कथा है कि एक राजा को अपना एक मंत्री चुनना था। उसका मंत्री बहुत वृद्ध हो गया था, जो उसका निजी सलाहकार था। तो उसने कहा कि मुझे सलाहकार चुनना है एक। तो उसके जो वृद्ध सलाहकार था उसने कहा कि सलाहकार चुनना है तो फिर ठीक है, मैं इसके लिए एक परीक्षा का आयोजन करना चाहूँगा। तो पूरे देश में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो भी सलाहकार बनना चाहता हो राजा का, वो प्रत्याशी पहुंच जाए राजदरबार में। सब पहुंच गए। तो उनमें से कुछ तो मंत्री ने वैसे ही चयनित कर दिए, क्योंकि उनके पहुंचने की जो प्रक्रिया थी, जगह जगह पे कदम कदम पे मंत्री के लोग खड़े थे जिन परीक्षाओं से गुजर कर आए थे कि मतलब कैसा व्यवहार कर रहे हैं किसके साथ, उस व्यवहार से गुजर के पहुंचे थे। तो वो तो वैसे ही खारिज होते चले गए। जितने लोग बचे, आखिर में 3 लोग बचे। तो उन तीनों को रात को ठहरा दिया गया और कहा गया कि कल आपकी परीक्षा होगी। क्या परीक्षा होगी? गांव में, पूरे वहां पर, उस गांव में नहीं, उस राजधानी में ये फैला दिया गया कि इनसे गणित का एक सवाल पूछा जाएगा। अब आपकी परीक्षा हो और आपको बता दिया जाए कि गणित की परीक्षा होनी है, तो आप क्या करेंगे? आप गणित की खूब सारी किताबें ढूंढने की कोशिश करेंगे, सूत्रों को याद करेंगे, है ना, सूत्रों को याद करेंगे, गणित में जो जो पढ़ा है, जो समझा है, जो हो सकता है, उस सबको जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही उन्होंने भी किया। उनके बीच में 2 जने ऐसे थे, वो बहुत चले गए उसी दिन, जितनी भी किताबें उपलब्ध हो सकी ले आए, ढेर। रात भर सोए ना, कुछ विश्राम किया, अध्ययन करने बैठ गए उन्हीं का। एक आदमी आराम से सोया तान के, उसने कोई किताब नहीं खरीदी, कोई कुछ नहीं किया। फिर अगले दिन क्या हुआ, कहते इसको चिंता ही नहीं है, तो चलो बाहर ही निकल जाएगा, हमें तो बाहर नहीं निकलना, हमें तो महामंत्री बनना है ना। ये सोच के अपने आप को संतोष देते, उसकी तरफ देख देख के हंसते। तो जब सुबह हुई और उनको उठाया गया और कहा गया चलिए आपकी अब परीक्षा है, तो कोई भी किताब विताब नहीं लेके जानी है आपको। तो वो बस अपने, उनका ध्यान किसी पे नहीं है, उनका ध्यान खाली फार्मूले रटने पर। और वो बड़ा निश्चिंत आदमी। उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनको कहा गया कि ये कमरा अब लॉक्ड है, मैं निकलूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगा। इस लॉक का एक नंबर है, एक संख्या है। वो संख्या अगर आप सही सही मिला देंगे, उसके सामने 1 से लेके 0 तक अंक रख दिए गए, दरवाजे में मौजूद थे। ये संख्या अगर आप मिला देंगे, पहले फार्मूला निकाल लीजिए। ये संख्या की -1 आदमी बाहर जा रहा है, 4 आदमी अंदर आ रहे हैं। 4 आदमी कौन? 3 प्रत्याशी और एक परीक्षक, महामंत्री। हाँ, एक आदमी के बाहर जाने से इसमें एक लॉक लग रहा है। इस लॉक का एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको सॉल्व करना है। पहले आप सॉल्व कर ले, उसी के बाद इसको हाथ लगाए, नहीं तो हाथ लगाने से ही आप इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है ना। अब वो 2 तो कागज लेके बैठ गए, फार्मूलों पे फार्मूले रटने लगे। वो आदमी आराम से एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। सोचता रहा आधा घंटा, 1 घंटा। उसको लगा कि अरे वो आदमी तो निकला था ना इस दरवाजे से, मैं भी एक बार देखता हूँ, इनवैलिड ही तो हो जाऊंगा, मैं भी निकल के देखता हूँ। वो दोनों तो दत्तचित बिल्कुल मग्न, और वो बाहर भी निकल गया। उसे खोला तो दरवाजा खुल गया, वो बाहर निकल गया, उसे दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसके बाद महामंत्री बाहर खड़ा ही था, उसने कहा तुम्हारा वेलकम है, तुम महामंत्री हो। आज दरवाजा खोला, अंदर आए। उनको कहा, उनको पता ही नहीं महामंत्री भी अंदर आ गया। वो इतने दत्तचित कि भाई उठो, महामंत्री बन चुके हैं। तो महामंत्री बन चुके हैं और आप महामंत्री की अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो हमारी शिक्षा नीति ये तैयारी वाली बात है। हम ऐसी शिक्षा नीति बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं और उसमें हमने राजनीति को इन्वॉल्व कर दिया है, जो कि
एक सही कदम नहीं माना जा सकता। और शिक्षा नीति हमारे सामने है, जो उन्मुक्त है, खुली है, जो हमारी शिक्षा थी, पद्धति थी, जो हमारी प्रणाली थी जीवन की, वो हमारे जीवन का हिस्सा थी, हम उसको विस्मृत कर रहे हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। तो हम ऐसे ही प्रतिस्पर्धा में, ऐसे ही हम कॉम्पिटिटिव इंस्टिंक्ट के साथ आगे बढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है? हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन हम पहुंच कहीं नहीं रहे। आत्मनिर्भर भारत की ओर तो बिल्कुल नहीं पहुंच रहे हैं। तो दौड़ना बहुत तेज हो रहा है और पहुंचना कहीं नहीं हो रहा। अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो हमें ठहरना होगा और सोचना होगा, और तब हमें निर्णय लेना होगा कि हमारी शिक्षा कैसे हो, क्यों हो, किसके लिए हो। तब हम जानेंगे कि हमारी शिक्षा हमारे लिए हो, हमारे आत्मनिर्भर बनने के लिए हो, और हमारे भीतर से हो, हमारे बोध का हिस्सा। तो ये शिक्षा के बारे में मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहती थी। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। एक सवाल है कि 1986 वाली शिक्षा नीति में कहा गया कि इसमें विशेष रूप से महिलाओं और विकलांगों, अनुसूचित जातियों जनजाति के लोगों पर ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे क्या कारण रहे हैं जिससे ये लोग पीछे रह गए? ये तो हमारे देखो पिछले लगभग 1200-1300-1500 वर्ष से भारत में बाहर के बर्बर लोगों का बहुत आगमन, क्योंकि भारत की संपन्नता बहुत ज्यादा थी ना। जी। आप देखते हो 5वीं-6वीं शताब्दी से बहुत ज्यादा होता है ना। और फिर जब पश्चिम से होता है तो तब वो तो बुरी तरह से हतप्रभ है। वही मेघालय का मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे पहली शिक्षा नीति में कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को हमें अनिवार्य शिक्षा देनी है। दूसरी में महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजातियों को ले आए, है ना। अब नई शिक्षा नीति में इसको ले आए, डिजिटल लिटरेसी को भी ले आए, है ना, और यूनिवर्सलाइजेशन को ले आए, है ना। तो ये एक एक चीज को हम ला रहे हैं ना। टारगेट हमारा क्या है? तो राजनीति है, वोट बैंक है। हम एक एक चीज को ला रहे हैं ना। क्यों? क्या हमारे पास शिक्षाविदों की कमी है कि हम एक शिक्षा आयोग बना तो हुआ है, वैसे हायर एजुकेशन भी कमीशन भी बना हुआ है, लेकिन उस तरह से मैं चाह रही हूँ कि अपनी संस्कृति में से जांचते हुए, परखते हुए, गुजरते हुए, उन अध्ययनों को सामने रखते हुए, अपने पूरे इतिहास को मद्देनजर रखते हुए, क्या हम नहीं कर सकते हैं? और आप में से ही एक सवाल और उठा था जिसका मैं जवाब वो मैकॉले की बात से दूंगी। तो मैकॉले ने वहां पर खड़े होकर संसद में कहा था कि भारत में, उन्होंने कहा कि ये जो गुरुकुल है इनमें पढ़ता कौन है? क्या केवल ब्राह्मण ही पढ़ते हैं? उसने कहा नहीं, इनमें चारों वर्णों के लोग पढ़ते हैं। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है? वहां तो छुआछूत होता है। तेरे गुरुकुल में बिल्कुल छुआछूत नहीं होता है। ये छुआछूत की बात भी तो कैसे आई? जैसे पर्दा प्रथा आई आपके यहाँ तो देवियां भी, कभी सिर ढके हुए देखा है किसी देवी की मूर्ति को जिनकी आप उपासना करते हो? देखा नहीं। तो इसका मतलब आपके यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी ना। आपने देखा इस तरह से? और आपने हर एक को देखा अंग वस्त्र रखते हुए, पुरुष को देखा है ना। लेकिन आप अंग वस्त्र नहीं तो आपको नंगा कर दिया, और जो जिस रूप में था प्राकृतिक रूप में उसको ढक दिया, और या फिर आप मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में उसको पूरा नंगा कर दिया, आपने असभ्य कर दिया। तो ये इस तरह से विकास नहीं होता ना। इस तरह से कोई भी नीति बनाई जाएगी तो वो एकांगिता का शिकार ही होगी, वो राजनीति का शिकार ही होगी। तो उसने कहा, मैकॉले ने, वही लौटती हूँ, कि दक्षिण भारत में 100% साक्षरता है, और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा महिलाएं अधिक हैं जनसंख्या में, इसलिए गुरुकुलों में भी उनकी संख्या अधिक है। सांसदों के जवाब सवाल हो रहे हैं, उसी बहस का पूरा हिस्सा है ना। तो दूसरा उसने कहा कि उत्तर भारत में ये प्रतिशत 97 है, और मध्य भारत में ये प्रतिशत 92% है लगभग, और कुल मिला के हमारी ये 95% के करीब बैठता है। और औसत उसने कहा कि ऐसा नहीं है, जैसे उत्तर भारत में क्षत्रियों की संख्या ज्यादा है। क्यों उत्तर भारत में? क्योंकि आप जानते थे पंजाब की साइड से, इधर अफगानिस्तान की साइड से, इधर की साइड से ज्यादा आक्रमण होते थे,
है ना। तो क्षत्रियों की शिक्षा प्राप्ति में संख्या, वहाँ क्षात्र धर्म को मानने वाले ज्यादा होते थे, क्योंकि उनको रक्षा करनी है पूरे देश की भी, अपनी भी, पूरे देश की भी, है ना। और पश्चिम भारत में वणिकों की संख्या ज्यादा है, वैश्यों की संख्या ज्यादा है शिक्षा प्राप्ति में। क्यों? क्योंकि पश्चिम भारत में सारा व्यापार होता था, पूरे समुद्री तट से जाके दक्षिण तक, पूरी जो तट रेखा जाती है ना। तो इस तरह से उसने पूरा औसत बताया। तो उसने कहा कि वहां पर जो क्या शिक्षाएं महिलाएं भी देती हैं, तो मैकॉले ने कहा हाँ, अध्यापकाएं महिलाएं भी होती है, आचार्य महिलाएं भी होती है, कुलपति महिलाएं भी होती है। तो उसने कहा हायर एजुकेशन कैसे दी जाती है? तो उन्होंने कहा हर एक गुरुकुल के साथ एक हायर इंस्टीट्यूट जुड़ा रहता है, जहाँ प्रशिक्षण भी होता है इनका, जो अध्यापन देते हैं, जो विद्यार्थी दे रहे होते हैं, फिर वो आचार्य के रूप में परिणत हो जाते हैं। और वहाँ हायर एजुकेशन भी स्पेसिफिकली जिस क्षेत्र में जो लेना चाहता है, धातु विज्ञान में लेना चाहता है ना, या आपके खगोल शास्त्र में लेना चाहता है, या गणित में लेना चाहता है। एक सवाल ये भी पूछता है एक सांसद कि सबसे ज्यादा विषय क्या पढ़ाया जाता है? तो उत्तर गणित। और उस समय एक सांसद ये कहते हैं कि फिर हमारे देश की स्थिति क्या है? मैकॉले कहता है आपने हमारे देश की स्थिति मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर बैठा वो बताएगा। तो एजुकेशन मिनिस्टर खड़े होकर बताते हैं कि हमारे यहाँ, ये मैं 1835 की बात कर रही हूँ, 17% लिटरेसी है, साक्षरता है। उस समय जब हमारे यहाँ 100% बता रहा है मैकॉले, ये स्थिति है। तो हमने उस चीज को नहीं पकड़ा, हमने उस चीज को नहीं देखा। वो तो पूरा अध्ययन करके उसने कहा है कि मैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत घूम चुका हूँ, पूरा आर्यवर्त जो हमारा एक परिकल्पना है वो पूरा घूम चुका हूँ मैं, और उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये वहां की स्थिति है। तब उसने कहा कि राजस्व वाले 7,32,000 गांव हैं जो राजस्व देते हैं और जहां गुरुकुल स्थापित है। और फिर स्पेसिफिकली मद्रास का उदाहरण दिया उसने, वहां के गांव का बताया, और फिर पूरे ऐसे ऐसे उसने सबके उदाहरण देके बताया। तो आप ये मत मानिए कि हमारे यहाँ स्त्री और दलितों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। एक देखो, एक समाज का भीतर का स्ट्रक्चर, मैं ये नहीं कह रही कि इनजस्टिस उनके साथ नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने उसी को सब कुछ मान लिया, मनुस्मृति को, और उन्होंने हमें वो कहा कि मनुस्मृति ही आपका एकमात्र ग्रंथ है, हमने उसको सब कुछ मान लिया, और उसकी इंटरप्रिटेशन भी कितनी गलत तरीके से की गई वो भी हमने एज इट इज स्वीकार कर ली। हमने कभी मनुस्मृति खोल के पढ़ के देखा है? हमने कभी खुद जानने की कोशिश की, खुद गुजरे हैं उससे? मैं नहीं कहती कि उसमें कुछ गलत चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आज भी जितनी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, क्या सब पुस्तकें सही है? क्या सब में सब सच है? नहीं ना, आप पढ़ के ही जान पाते हो ना कि कौन सी गलत है कौन सी सही है। तो हमें उस समय भी देखना चाहिए था ना, जानना चाहिए था ना। हमें अंग्रेजों का दिया हुआ क्यों मान लेना चाहिए कि वही सही है जो वो बता रहे हैं? हमने वही मानने की कोशिश की। उसी समय पार्लियामेंट में खड़े होके एक जनरल, एक कर्नल ऊट खड़े होते हैं, एक अंग्रेज है, वो कहता है कि जब हमारा हैदर अली के साथ युद्ध हो रहा था तो मैं दूसरे आक्रमण में मेरी नाक काट ली थी, हैदर अली ने मेरी नाक कट गई थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं तो उसने कहा कि हम नाक क्यों काटी, तुम्हें मारा क्यों नहीं? वहीं के सांसदों ने पूछा, तो उसने कहा भारतीय जो है वो मारने में विश्वास नहीं रखते, और आप जानते हो कि हमारी राजनीति का ये दोष रहा है कि हम मारते नहीं ना दुश्मन को, इसलिए दुश्मन दोबारा खड़ा हो जाता है, बार खड़ा हो जाता है ना। तो वो कहते हैं कि नहीं, मारने में नहीं, वो नाक काटना, क्योंकि वो नाक को ही सम्मान का प्रतीक मानते हैं। नाक काट ली उन्होंने, तो उसने सोचा कि मैंने हरा दिया, मैं परास्त हो गया। तो मैं जा रहा था जब बच के, तो रास्ते में मुझे एक ग्रामीण मिला, उसने कहा कि भाई तुम्हारी नाक का क्या हुआ? उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैं एक्सीडेंट हो गया, कट गया। तो उसने कहा चलो हमारे यहाँ वैद्य है, मैं आपकी नाक लगवा देता हूँ। तो उस वैद्य ने मुझे वहां रखा और मेरी नाक लगा दी, 25 दिन में मैं ठीक भी हो गया। नाक एज इट इज, देख लो, मेरी पूरी संसद में खड़े होकर दिखाता है कि वहां के कर्नाटक के पास के गांव में मैंने ये इलाज करवाया है, वहां के आचार्य ने। तो उन्होंने कहा इतनी आसानी से नाक लगा देते हैं। तो ये तो हमारी चिकित्सा व्यवस्था थी, लेकिन हमने इस चिकित्सा व्यवस्था को कहाँ आगे बढ़ाया। तो ये सारा दोष हम किसी और पर डाल दें, वो नहीं। हमारी गुलाम जो मानसिकता है, पूरा दोष हम उसी पे डाल सकते हैं, क्योंकि हमने अपने स्वत्व को, अपने आत्मसम्मान को खोकर हमने दूसरे के हाथ पकड़ने को। देखिए, एक नदी में आप गिर जाते हैं तो दूसरे के बताए हुए तरकीबें काम नहीं आती है।
अगर आप स्वयं तैरना जानते हैं या आप स्वयं देखते हैं, उस समय अनुभव करते हैं कि कैसे मैं बच सकता हूँ या बच सकती हूँ, आपका अपना स्व विवेक काम आता है। हमने स्व विवेक तो छोड़ दिया, रख दिया ताक पर, और हम लोग दूसरे के बताए हुए, दूसरे के पढ़ाए हुए, दूसरे के सिखाए हुए को ही सब कुछ मानकर अपनी परंपरा से कटते चले गए। यही कारण है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ते चले गए। जी आचार्य, मैं बस इतना ही मतलब जानना चाहता हूँ कि आजकल जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली चल रही है उसके विषय में थोड़ा मतलब मेरा भी एक सवाल है। डिजिटल शिक्षा चल रहा है, पहले गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, तो अब तो वो हमारे तो हम बहुत पीछे छोड़ा है ना वो। हाँ उस चीज को छोड़ा है। जी, तुम एक क्या सवाल कहना है जी। चाहते हैं रंजन? नई शिक्षा नीति में डिजिटल लिटरेसी पर बल दिया गया, पर भारत के दूर दराज गांव में जहां नेट की सुविधाएं नहीं है, वो कैसे इसमें शामिल होंगे, कैसे सहभागी होंगे, इस पर भी आप कुछ हमें बताइए। वो तो देखो, पिछड़ ये जाएंगे। तो अगर हम वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान में जी। नोटे एक मैं तो वैसे वायरलेस शिक्षा की बात कर रही थी, क्योंकि वो वायरलेस थी, लेकिन फिर भी हमारी ग्रामीण महिला तक, ग्रामीण बच्चे तक सब जानते थे कि कैसे मौसम बदल रहा है ना, आकाश में अगर ये नक्षत्र दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सब जानते थे। लेकिन हम उसको छोड़ चुके हैं वायरलेस को, अब हम ऑनलाइन पे आ गए हैं, जो वायरलेस होते हुए भी लेकिन डिजिटली हमारे सैटेलाइट को जो खराब करते हैं, हमारे पूरे खगोल को भी खराब कर रहे हैं, हमारी पूरी मृदा को भी, हमारी पूरी वायु को भी, जल को भी, हमारी पूरी प्राकृतिक संपदा को जो नष्ट कर रहे हैं, जो सैटेलाइट है ना, हम उस पर लौट आए। तो वहां पर लौट के अगर आप बात करते हैं, वर्तमान में बात करते हैं, तो वर्तमान में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज मुश्किल से 30% दिल्ली विश्वविद्यालय के आधार पर विद्यार्थी ऐसा होगा जो दूर दराज से आता है, जिसके पास सक्षम रूप में, जो सक्षम है, जो डिवाइसेस खरीदने की क्षमता रखता है, और जो लैपटॉप्स वगैरह, अच्छे स्मार्टफोन रख सकता है, जो जुड़ सकता है ना। जी। बाकी 60-70% तो जो बाहर से आता है, वो मैं नहीं मानती, बल्कि दिल्ली में रहने वाला भी जो गरीब तबके का आम छात्र है, वो इन तमाम चीजों की अनुपलब्धता को ही झेल रहा है, इससे बहुत दूर है। इंटरनेट कनेक्शन तो आपको हर नेता आता है तो कहता है, जैसे दिल्ली में भी कहा गया कि सबको वाईफाई मिल जाएगी, तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया कि वाईफाई मतलब पत्नी मिल जाएगी सबको वाईफाई, हाँ? तो ऐसे इसका मजाक बहुत उड़ाया गया, हाँ? कि भाई आप मुझे वोट दे दो तो वाईफाई, मतलब आप मान लो आपकी वाईफाई, हाँ? तो ये तो मजाक के ही हिस्से है। हम किसकी तरह से होना चाह रहे हैं ना, ये सवाल ये है मेरा सोचने का, कि हम किसकी तरह से होना चाह रहे हैं और क्या होना चाह रहे हैं। ये हमारी सरकारों को सोचना पड़ेगा, और वर्तमान सरकार से मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं कि वो इस दृष्टि से, क्योंकि विशेष रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अन्य दलों में अग्रणी गिनी जाती है ना। ये उसको साबित करना होगा, लेकिन और ये साबित करने के लिए कड़े निर्णय तो लेने पड़ेंगे। और कड़े निर्णय कैसे, हम क्या अभी हमने 2 साल से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों की शिक्षा घर पर नहीं हो रही होगी, उनके बोध में कुछ नहीं आ रहा होगा? जो आ रहा होगा, हम अगर उसको टिपिकलिटीज को छोड़ देना कि टिपिकल ऐसे ही, हमारे यहाँ क्या होता था कि जब बच्चा पहली बार आचार्य के सामने उपस्थित हुआ था, तो सबसे पहले ओम बोलकर क्या सीखता था? सत्यम वद, जी। सच बोलो। तो सच बोलो जब इतने छोटे बच्चे को सिखाया जा रहा, समझाया जा रहा है, क्या सच बोलो? कुछ ऐसे नहीं कि तब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ जाए, अपने आप को बचाना है तो झूठ भी सच हो जाए, नहीं। तो सत्यम वद उसके जीवन का हिस्सा हो जाता था। फिर वो ये गणना नहीं करता था, मैनिपुलेशन नहीं करता था कि ये अगर मैं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, है ना। उसके बोध का हिस्सा बनता था, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवन का हिस्सा हो जाता था कि सच ही बोलना है, मतलब उसको सच बोलना है ऐसा उसके बोध में नहीं आता था। जो है वही बोलना है, सत्य जो, तो सत्य तो है, अस्तित्व तो है, सत्य तो है, असत कभी है ही नहीं। लेकिन हम
मिथ्याचरण में आ गए हैं। मिथ्याचरण जो नहीं होता है लेकिन होता है जैसा दिखता है। तो सच मिथ्या और हमारे यहाँ असत में भी अंतर है ना। असत जो है ही नहीं, सच जो हमेशा है, सत्य जो हमेशा है, हमेशा भासित है ना। असत जो कभी हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। और मिथ्या जो है तो लेकिन नहीं है। तो जब हम शंकर के सूत्र का भाष्य करते हैं ना, तब इसी मिथ्या को लोग कह देते हैं कि वो कहते हैं जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है मतलब जगत है, आप संबंधों को भी देख लो, सारे जो आपके संबंध है तो वो असत नहीं है, वो है, लेकिन मिथ्या किस अर्थ में है कि वो है भी लेकिन अंततः अपनी परिणति में नहीं है। जी आचार्य, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो वर्तमान सरकार है इसकी जो सांस्कृतिक चेतना है वो हमसे भिन्न रही है, तो हम युवाओं को लेकर जो है एक हमारी जिज्ञासा ये है कि हम युवा जो अभी वर्तमान सरकार आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य की संकल्पना पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाह रही है, तो हम युवा शिक्षा के माध्यम से किस तरीके से इस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, तो इस पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। ये तो युवाओं को अलग क्यों करना चाहते हो? तो हम तो सब यूनिट है ना। तो युवाओं का, भारत सबसे युवा देश है आज, है ना। आधी आबादी से भी अधिक उसकी युवा आबादी है। तो जो भी हम बात कर रहे हैं वो युवाओं पे तो है ही, अक्षरशः साकार है उनके ऊपर। उसके लिए स्पेशल हमें प्रयास करना पड़े। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि विशेष रूप से प्रयास क्यों करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हम जो भी बना रहे हैं ना उस नीति में कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं। हम उसको नहीं ले रहे हैं ना जो सर्वांगतः है, जो पूर्णतः है। हमारी परंपरा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदीच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। यानी पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है और पूर्ण से पूर्ण निकल जाता है, फिर भी पूर्ण ही शेष रहता है। तो उस पूर्णत्व को प्राप्ति की हमारी शिक्षा रही है, हमारा जीवन दर्शन रहा है। हम उसको भूल के फिर हम एकांगी होने लगते हैं। एक एक चीज, इसका क्या मतलब है, इसका कैसे योगदान रहे, ये क्या करे, हम उस पर एक एक पे आने लगते हैं ना। आप पत्ते देखो, पेड़ पत्ते बदलता है लेकिन जड़ कभी नहीं बदलता। हमने पत्ते बदलने की परंपरा को ही बदलना सीख लिया है, अपनी जड़ को पहचानना भूल गए। तो पेड़ हरा रहे इसके लिए जड़ सिंचन होना चाहिए। उसकी जड़ में जो हमने सीमेंट भर दिया है ना, जिसकी वजह से ना उस पे पत्ते आ रहे हैं, वो ठूंठ का ठूंठ है। उस ठूंठ को हमें सींचना पड़ेगा, उसकी जड़ में जो सीमेंट जम गया है उसको हटाना पड़ेगा, कच्ची मिट्टी में ही उसको जाना पड़ेगा। यही मैं कहना चाहती हूँ। आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः मैं आदरणीय आचार्य का, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, अभी तक हम लोगों ने जिन संबंध में बात की, तो आप अपनी जिज्ञासा को कमेंट बॉक्स में लिखें। हम जल्द ही जब हम अगले एपिसोड में आएंगे तो आपके प्रश्नों के साथ हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आपका भी हृदय से धन्यवाद और आभार।